हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? द इक्विलिब्रियम ऑफ आयंस। देखिए, हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो है हमारा NaCl, KCl या NaNO3 टाइप। अगर मैं NaCl को पानी में डाल दूं तो NaCl को पानी में डालते ही वो 100% डिसोशिएट करके कन्वर्ट हो जाता है Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में। तो ऐसा जो कंपाउंड्स होते हैं जो कि 100% आयोनिक है, उनके लिए तो हमें इक्विलिब्रियम की कोई भी जरूरत नहीं है, ना हम उसके लिए इक्विलिब्रियम डिफाइन करने वाले हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमारे पास हो AgCl, तो AgCl को अगर मैं पानी में डालूंगा तो AgCl बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट पे टूटेगा और ये बहुत ही मामूली अमाउंट से टूट के Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट होगा। ज्यादातर जो हमारा AgCl है वो सॉलिड के फॉर्म में एक्वस मीडियम के नीचे पड़ा हुआ रहेगा। तो ऐसा सॉल्ट्स जो कि हमारा 100% आयोनिक नहीं है, उन सब सॉल्ट्स के लिए हमें डेफिनेटली ड्यूरिंग द सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना पड़ेगा। तो उन सब चीजों के लिए ही ये चैप्टर का मेन काम है और वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफाइल्स। एक बात हम यहां पे ध्यान रखेंगे, ये जो पूरा का पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम का चैप्टर है उसके दौरान H2O इज द सॉल्वेंट। हम जितना भी आयोनिक इक्विलिब्रियम आने वाले टाइम पे डिस्कस करने वाले हैं, सब पे पानी ही हमारा सॉल्वेंट रहने वाला है। ओके, तो क्योंकि पानी ही हमारा सॉल्वेंट रहने वाला है और पानी खुद जो है वो एक स्लाइटली आयनिक कंपाउंड है, तो उस कारण पे हमें सबसे पहले जो डिस्कस करना पड़ेगा दैट इज द सेल्फ डिसोशिएशन ऑफ वाटर। नाउ सेल्फ डिसोशिएशन ऑफ वाटर क्या होती है? लेट्स सी। वाटर इज प्रीडोमिनेंटली अ कोवलेंट कंपाउंड, राइट? तो जब H2O लिक्विड हो हमारे पास, वो H2O लिक्विड डिसोशिएट करता है एज H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस में। बहुत ही ज्यादा मामूली सा अमाउंट पे, ना के बराबर जो है हमारा डिसोशिएशन वहां पर होता है, राइट? इट इज ऑब्जर्व्ड at 25 डिग्री सेल्सियस जो हमें H प्लस और OH माइनस का कंसेंट्रेशन मिलता है। ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एक मोल वाटर टूट के यहां पे हमें जितना H प्लस देगा उतना ही हमें OH माइनस देगा। इन दोनों का कंसेंट्रेशन जो ऑब्जर्व्ड है दैट इज 10 to the power -7 मोलर। ओके, अच्छा, यहां पर कोई पूछ सकता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोशिएशन ऑफ प्योर वाटर? कैसे निकालेंगे हम लोग? अच्छा दोस्तों, ध्यान देना, प्योर वाटर है तो डेंसिटी को हम प्रैक्टिकली मान सकते हैं, that will be equals to 1 gram per ml। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर ले ले तो मास जो आएगा वो हमारे पास आएगा 1000 ग्राम। अगर वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर हो तो जो करस्पॉन्डिंगली हमारे पास मास आएगा
that mass will come out to be equals to 1000 ग्राम. डेंसिटी क्योंकि 1 ग्राम पर ml है. वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18. तो मोल्स ऑफ वाटर क्या होने वाला है? मोल्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल्स टू 1000 by 18. Now, what is the moles of H plus? 10 to the power minus 7. ऑब्वियसली बात है, मैं अगर वॉल्यूम को 1 लीटर माना हूं तो जो हमारा कंसेंट्रेशन है वही हमारा नंबर ऑफ मोल्स है. तो सिंपल सी बात है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दैट कैन बी कंसीडर्ड एज कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस. यानी यहां पर फॉर एग्जांपल वॉल्यूम को 1 लीटर ले लिया तो मोल्स ऑफ H प्लस बाई मोल्स ऑफ वाटर. हाँ, H प्लस ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसके बदले हम OH माइनस भी ले सकते हैं. एंड दिस इज मोल्स ऑफ OH माइनस बाई मोल्स ऑफ वाटर. तो मोल्स ऑफ H प्लस या OH माइनस कितना होगा? 10 to the power minus 7. मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 1000 by 18. तो अल्फा मेरे पास कितना आ जाएगा? 1.8 into 10 to the power minus 9. तो हम देख सकते हैं वाटर जो है वो प्रैक्टिकली ना के बराबर हमारे पास डिसोशिएट होता है. वी विल गेट अ वेरी 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 माइन्यूट अमाउंट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस. ओके, अब हम वाटर में दो डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम के बारे में बातचीत करेंगे. सबसे पहला केस में we will discuss about the dissociation constant of water, Kd. Okay, we will discuss about the dissociation constant of water, जिसको हम क्या बोलेंगे? Kd. Right? अच्छा, डिसोसिएशन कांस्टेंट को जब हम डिफाइन करेंगे तो वहां पर हमारा जो ट्रेडिशनल टेक्निक होता है सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसेंट्रेशन को 1 मान लेने का, वो हम मान नहीं सकते हैं. हमें वाटर को वहां पर एक रिएक्टेंट की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा. तो ध्यान देना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर जब भी हम बोलेंगे वाटर विल बी नॉट टू बी ट्रीटेड इन एक्सेस, इसका कंसेंट्रेशन 1 नहीं मानेंगे, हम वाटर को मानेंगे रिएक्टेंट. सो Kd कैन बी रिटन एज कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर. तो ये कितना हो जाएगा? 10 to the power minus 7. ये भी कितना हो जाएगा? 10 to the power minus 7. एंड कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 1000 by 18. तो हमारे पास Kd का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1.8 into 10 to the power minus 16. This is the dissociation constant of water. ठीक है. ऑन द अदर हैंड हम लोग अगर बात करेंगे दूसरे में, हम डिस्कस करेंगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. नाउ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में जिसको हम बोलेंगे Kw, वो क्या होता है? यहां पर हम लोग वाटर को ट्रीट करेंगे एज प्योर लिक्विड. तो वहां पर हम वाटर के कंसेंट्रेशन को 1 लेने वाले हैं. तो कंसेंट्रेशन ऑफ H2O is 1 taken as liquid. So the ionic product Kw क्या होगा? That will be equals to concentration of H plus and into the concentration of OH minus, and वो जो है that is equals to कितना आ गया? 10 to the power minus 7
into 10 to the power minus 7. So that is equals to 10 to the power minus 14. यह है हमारा Kw का वैल्यू. Kw इज द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. इन दोनों में डिफरेंस हमें डेफिनेटली मालूम रखना पड़ेगा. वाटर अगर कहीं पर भी सॉल्वेंट है हम ये वाला डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर कहीं पर एक्सप्लिसिटली मेंशन हो तो नहीं भाई, हमें वाटर को तो रिएक्टेंट की तरह ही बिहेव करवाना है, तो इन दैट केस हमें केडी का डेफिनेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा. ये हम इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली हमारा गलत हो जाएगा ना. पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम उसको चुपचाप डिफाइन कर ले. वो है कोई भी चीज के आगे अगर P लगा हुआ हो, P ऑफ एनीथिंग क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. P ऑफ एनीथिंग क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस लॉग एनीथिंग टू द बेस ऑफ 10. दैट्स द वे P इज डिफाइंड. P मतलब होता है पोटेंसी, ठीक है. P मतलब होता है पोटेंसी, ठीक है. तो लोगों ने इस तरीके से P डिफाइन किया है, क्योंकि आयनिक में हम बहुत छोटे नंबर्स को लेकर बात करते हैं, तो उनको एक रेस्पेक्टेबल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम ये P वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करते हैं. ओके दोस्तों, तो P ऑफ H प्लस, जिसको हम सिंपली बोलते हैं PH प्लस, हम खा जाते हैं तो क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 H प्लस, राइट. सिमिलरली POH कैसे डिफाइंड होगा, माइनस लॉग 10 OH माइनस. PKW कैसे डिफाइन होगा, माइनस लॉग 10 KW. दैट्स द वे. ये पहले बेसिक 3 P के बारे में हमने बात कर लिए हैं, PH, POH एंड PKW. ओके, नाउ क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, इस बात को मैं हैमर करना चाह रहा हूं एक्चुअली दिमाग पे. जो हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा का पूरा एक्वस मीडियम पे ही डिफाइंड है, तो दोस्तों एक बात पे ध्यान रखना, H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल्स टू KW, क्योंकि वाटर का खुद का इक्विलिब्रियम तो मेंटेन होगा ही होगा. इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक बात तो हमें अभी तक समझ में आ गया था, तो दोस्तों एक जो मेन बात है, जितने पॉसिबल इक्विलिब्रियम्स हो सकते हैं वो सारे के सारे इक्विलिब्रियम हमारा साइमल्टेनियसली मेंटेन होगा. तो H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल्स टू KW हमारा पूरे चैप्टर के दौरान ही वैलिड रहेगा. सो लेट इट राइट इट डाउन, दिस इज ऑलवेज वैलिड. इस बात पे हमें डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ेगा. अच्छा, इसको अगर हम लॉग ले ले तो इन दैट केस हमें क्या मिलेगा, चलिए लॉग लेते हैं टू द बेस ऑफ 10 और आगे एक माइनस लगा दे रहे हैं, तो क्या आएगा, माइनस लॉग 10 H प्लस माइनस log 10 OH माइनस इज इक्वल्स टू माइनस log 10 KW, राइट. तो PH प्लस POH इज इक्वल्स टू PKW. ध्यान रखना, ये रिलेशन तो हमारा पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम के दौरान ही वैलिड रहने वाला है. नाउ एट 25 डिग्री सेल्सियस PKW is equals to 14. That implies
pH plus POH is equals to 14. ठीक है, हम अगर कहीं पर दे नहीं रखा है तो टेम्परेचर को नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस ही एज्यूम करते हैं, तो pH प्लस POH का सम जो है वो हमारे पास हमेशा 14 के इक्वल होगा. नाउ वी विल डिफाइन pH स्केल इन वाटर. हमारा जो pH स्केल है, हमारा जो डिफाइंड होता है, जो पूरा हमारा सिलेबस में है, वो केवल और केवल वाटर के लिए ही डिफाइंड है. ना वाटर में जो pH स्केल है वो डिफाइंड है. एक एंड है 0 पे, दूसरा एंड है pKw पे, और जो तीसरा एंड है, यानी तीसरा जो हमारा बेंचमार्क है, एंड सॉरी, दैट इज pKw by 2, यानी मिड पॉइंट पे. तो हमारे पास ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गया है, 0, pKw एंड pKw by 2. इसी रेंज के अंदर हमारा pH स्केल डिफाइंड है. क्यों नहीं? डेफिनेशन है, मान लो. ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है. ठीक है, जैसे नाम का कोई लॉजिक नहीं होता है, एग्जैक्टली वैसा ही इसका कोई लॉजिक नहीं है. दैट्स द वे वी हैव डिफाइंड इट. अच्छा, अगर हम वाटर में डिफाइन नहीं करेंगे तो हमारा pH स्केल बहुत बड़ा होता है. हम इसको वाटर के लिए स्पेशली इस रीजन के अंदर ट्रंकेट किए हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमारा पूरा का पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम के जो वैल्यूज हैं उस बेसिस पे ही हम वैल्यूज को निकालने वाले हैं. ओके, नाउ अब एक एक चीज देख लेते हैं. सबसे पहला केस, न्यूट्रल सॉल्यूशन. अगर हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो तो ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूशन न्यूट्रल कब होता है? जब उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ H प्लस और OH माइनस हो. तो न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर है तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस. तो अब अगर हम इस पर लॉग ले तो क्या आएगा मेरे पास? -log10 concentration of H plus will be equals to -log10 concentration of OH minus, right? So हम सिंपली लिख सकते हैं pH will be equals to POH, right? But pH plus POH कैसे डिफाइंड है? That is equals to pKw. Therefore, 2 times pH will be equals to pKw. That means neutral point का जो pH होगा that will be equals to 2. pKw by 2. तो at 25 degrees Celsius, pH of neutral point is equals to 7, क्योंकि pKw का वैल्यू वहां पर साफ साफ जो आएगा that is equals to 14, राइट? तो क्या pH 7 हमेशा न्यूट्रल है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ऐसा कोई चीज मैंने कभी नहीं बोला हूं. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 30 डिग्री सेल्सियस है, चलिए 30 डिग्री सेल्सियस में अगर हम थोड़ा लॉजिकली प्रेडिक्ट करने का ट्राई करें तो वाटर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टूटने वाले हैं या कम. अच्छा, वाटर का डिसोसिएशन एंडोथर्मिक है, तो वाटर का डिसोसिएशन अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ड्राइव होगा, यानी वो ज्यादा अमाउंट पे H प्लस और OH माइनस पे टूटने वाले हैं. इन द सेंस, सिंपल सी बात है,
मेरा जो KW का वैल्यू आएगा वो 30 डिग्री सेल्सियस पे डेफिनेटली 10 टू द पावर -14 से तो बड़ा ही आने वाला है। तो उसका स्पेशल केस मान लेते हैं, उसका वैल्यू है 10 टू द पावर -13.6। PKW कितना आएगा? 13.6। PKW by 2 कितना आएगा? 6.8। तो pH 7 30 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, वो केवल और केवल 25 डिग्री सेल्सियस के लिए ही वैलिड है। इन बातों पे ध्यान रखना। इन सब छोटी बातों पे बहुत बार हमारा मेंस और एडवांस वाले पेपर में खेल जाते हैं और उसी को हम सिली मिस्टेक बोलते हैं, बट वो एक्चुअली सिली मिस्टेक नहीं होते हैं। वो बेसिकली हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है उसका लिमिटेशंस होते हैं। इन बातों को क्लियर करते हुए ही हमें आगे चलना है। ये काफी आसान है अभी जो चल रहा है, इस पे मैं बार बार एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आयनिक में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इन सब छोटी बातों को हम ऑब्वियस मानते हुए आगे चलेंगे। वहां पे हम बार बार उसमें पीछे नहीं आएंगे तो देखो बेटा वहां पर क्या बोले थे, ये सब हम नहीं करने वाले हैं। वहां पे एक फ्लो के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये वाले लेक्चर में क्योंकि हम केवल प्रिलिमिनरी चीज ही डिस्कस कर रहे हैं, तो इसीलिए जो जो गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं उन सारे पॉइंट को मैं बार बार हैमर करके दिमाग पे डाल देने का कोशिश कर रहा हूं। तो आप भी जरूर उस चीजों को ढंग से नोट डाउन करना और तभी जाके इस चीज का प्रॉपर जो फायदा है, ये जो प्रीलिमिनरी लेक्चर का फायदा है, आप उठा पाओगे। चलिए दूसरा केस करते हैं। दूसरा केस क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन। अच्छा, अगर मैं एसिडिक सॉल्यूशन के बारे में बातचीत करूं, अभी तो हम इतना तो जानते ही हम लोग, एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है? जहां पर हमारा H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OH-। तो भर भर के अगर हमारे पास H+ है तो डेफिनेटली हम एक चीज लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ OH-। तो क्या आएगा मेरे पास? मेरे पास ये आएगा -log10 concentration of H+ will be greater than log10 H+ is greater than log10 concentration of OH-। क्योंकि सिंपल सी बात है, लॉग लेने पे अगर बेस 10 पे लॉग ले रहा हूं तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, और जैसे ही मैं आगे माइनस लगा दूंगा मेरा इनइक्वालिटी बदल जाएगा, यानी -log10 H+ will be less than -log10 OH-। राइट? ये बाय डेफिनेशन क्या है मेरा? pH। ये बाय डेफिनेशन क्या है मेरा? pOH। That simply implies pH will be less than pOH। तो अगर मेरा सॉल्यूशन एसिडिक है तो उस सॉल्यूशन का pH डेफिनेटली मेरा pOH से कम है, बट pH प्लस pOH का सम जो है वो मेरा pKW है। तो सिंपल सी बात है, मैं यहां से ये इन्फर कर सकता हूं that pH will be less than pKW by 2। Hope this point is understood। यानी यहां पर से अगर मैं लेफ्ट की तरफ जाऊं तो सिंपल सी बात है, यहां पर हमारा मीडियम एसिडिक रहने वाला है। सिमिलरली अगर मैं बेसिक सॉल्यूशन के बारे में बात करूं तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास भर भर के OH- होगा, H+ होंगे कम, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H+ will be less than concentration of OH-। मतलब मैं ये बोल सकता हूं log10 concentration of H+ will be less than log10 base OH-। बेस अगर 10 है तो लॉग लेने पे इनइक्वालिटी के साइन
नहीं बदलेगा, लेकिन माइनस लगाने पे डेफिनेटली बदलेगा। तो माइनस जैसे ही मैं लगाऊंगा तो माइनस log 10 H प्लस विल बी ग्रेटर देन माइनस log 10 OH माइनस, मतलब pH विल बी ग्रेटर देन POH, राइट। बट pH प्लस POH जो है वो मेरा pKw है, तो सिंपल सी बात है, pH विल बी ग्रेटर देन pKw बाई 2। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, जो pKw बाई 2 से ज्यादा में अप टू pKw, ये वाला रीजन पूरा का पूरा बेसिक है, और उसका स्पेशल केस अक्सर जो यूज होगा, इसलिए मैं एक बार में लिख दे रहा हूं, एट 25 डिग्री सेल्सियस हमारा pH स्केल डिफाइंड होगा फ्रॉम 0 टू 14। न्यूट्रल पॉइंट हमारा डेफिनेटली आएगा 7 से मैं pH को जितना कम करूंगा, वी विल से एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। pH जितना कम होगा, मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा बढ़ेगा। एंड 7 से 14 में जितना ज्यादा 14 की तरफ जाऊंगा, मैं बोलूंगा बेसिक नेचर increases. 7 is definitely my neutral point at 25 degree Celsius. 7 is the neutral point at 25 degree Celsius. तो एक बात अब यहां पर हमें ध्यान देना है, ढंग से दिमाग पे सेट कर लेना उस बात पे। बहुत सारे बुक्स में ये गलत दिया हुआ है। हमारा pH स्केल ट्रंकेटेड है फ्रॉम 0 टू pKw। तो हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए और कैलकुलेशन करके ऐसा सिचुएशन अराइज हो, इफ pH comes out to be less than 0, अगर कहीं पर भी pH कैलकुलेट करके 0 से कम आ रहा है, we take it to be 0, उसको हम 0 मान लेते हैं। कारण यही है, वो हमारा डेफिनेशन है। हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम में pH का -1 -2 लिखना कानूनी जुर्म है, लिखेंगे तो हम जेल जाएंगे। इस बात पे ध्यान देना। जो बाकी बुक्स में आपको बहुत जगह पे दिखेंगे pH -2 है, pH -25 तक भी हो सकता है, -30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक्वस मीडियम पे डिफाइंड नहीं है। Make that point very, very clear. And similarly, if pH comes out to be greater than 0, pKw, we take it to be pKw। हम मतलब 25 डिग्री सेल्सियस में 14 से बड़ा pH संभव नहीं है, और ये बात जितना pH के लिए ट्रू है उतना ही POH के लिए भी ट्रू है। तो दिस आर द बेसिक प्रिलिमिनरीज रिगार्डिंग आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, अब नेक्स्ट जो चीज हम लोग के पास आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। नाउ एसिड और बेस के लिए कितने डेफिनेशंस हैं?
टोटल 3 डेफिनेशन है. वन इज गिवन बाय आर्हेनियस, अनदर बाय ब्रोस्टेड-लॉरी, देन अनदर बाय लेविस. तो व्हाट इज एन आर्हेनियस एसिड? वो सारे स्पीसीज जो वाटर में हमें H+ देता है उनको हम बोलेंगे आर्हेनियस एसिड. एंड सिमिलरली वो सारे स्पीसीज जो वाटर में हमें OH- देता है उनको हम बोलेंगे आर्हेनियस बेसिस. राइट? सब कुछ सही चल रहा था, बढ़िया. HCl, HBr, H2SO4 सब वाटर में भर भर के H+ देते हैं, उनमें आर्हेनियस एसिड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जिंदगी बढ़िया चल रहा था. सिमिलरली बेसिस में भी कोई दिक्कत नहीं है. NaOH, KOH, BaOH होल ट्वाइस, ये सारे के सारे बेसिस है. बट एक कॉमनली यूज्ड बेस में प्रॉब्लम आया, दैट इज अमोनिया. क्योंकि अपरेंटली अमोनिया में कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अमोनिया इज डेफिनेटली बेसिक. अगर मैं रेड लिटमस अमोनिया में डिप करूं, देन इट विल बी टर्निंग इनटू ब्लू. तो एक बात को हम समझें, जो अमोनिया बेस तो है, लेकिन वो हमें OH- नहीं देता है. तो इस वाले डेफिनेशन को इनकम्प्लीट से कंप्लीट बनाने के लिए जिस बंदे का डेफिनेशन हम इस्तेमाल करेंगे, दैट इज ब्रोस्टेड-लॉरी. सो व्हाट इज द ब्रोस्टेड-लॉरी डेफिनेशन ऑफ एसिड? सेम. वो आर्हेनियस से कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं किया है. जो H+ देता है एक्वस मीडियम पे, उसको हम आर्हेनियस एसिड के साथ साथ ब्रोस्टेड-लॉरी एसिड भी बोल सकते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड हम लोग ब्रोस्टेड-लॉरी बेस किसको बोलेंगे? यहां पर उसको ने एक चेंज लाया है. उसने ये बोला वो सारे स्पीसीज जो एक्वस मीडियम में H+ एक्सेप्ट करता है, ऑब्वियसली जो अमोनिया करता है. अच्छा, NaOH भी डेफिनेटली करता है. NaOH में OH- आएगा, OH- डेफिनेटली H+ के साथ कंबाइन होकर वाटर देगा. ध्यान देना, इसका अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन सोचे तो वो भयंकर फास्ट होगा. फॉरवर्ड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है, तो बैकवर्ड हमारा भयंकर फास्ट होगा. तो NaOH में मैं जैसे ही H+ डालूंगा, NaOH तुरंत उस H+ को कंज्यूम करेगा. तो ब्रोस्टेड-लॉरी ने ये बोला वो सारे स्पीसीज जो एक्वस मीडियम पे H+ एक्सेप्ट करता है, वो सारे के सारे है ब्रोस्टेड-लॉरी बेस. हमें आयनिक में केवल यही दोनों डेफिनेशन की जरूरत है. यानी हमारे जो एसिड और बेस होंगे, दे विल बी आइदर आर्हेनियस और ब्रोस्टेड-लॉरी और बोथ एज अ पॉसिबिलिटी फॉर एसिड. ठीक है? लेकिन इसके अलावा जो एक और डेफिनेशन है, बस मैं डिफाइन कर दे रहा हूं, वो हमारे आयनिक में कहीं काम नहीं आने वाला है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेविस एसिड एंड बेसिस. वो कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन पे जाता है. वो बोलता है जो सारे स्पीसीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वो सारे को हम बोलेंगे आर्हेनियस लेविस एसिड्स. और जो सारे हमारे लोन पेयर डोनेट करेगा, उन सब को हम बोलेंगे लेविस बेसिस. ओके? तो अब इसके बाद हम चालू करेंगे डिफरेंट एसिड्स एंड बेसिस, और उनके चलते pH वगैरह कितना होता है, वी विल सी. ओके ओके. तो अब हम लोग डिस्कस चालू करेंगे फॉर ब्रोस्टेड-लॉरी एंड आर्हेनियस एसिड्स. तो ब्रोस्टेड-लॉरी एंड आर्हेनियस एसिड्स में क्या है? वो सारे के सारे स्पीसीज which gives H+ in aqueous medium. वो सारे के सारे स्पीसीज जो एक्वस मीडियम पे H+ देता है, उनको हम बोलते हैं आर्हेनियस एसिड्स. ठीक है? तो एसिड्स हमारे पास यहां पे 2 प्रकार के होंगे. फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, एंड दूसरा जो है वो है
वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जिनको पानी पे डालने पर वो तुरंत 100% टूट जाता है, यानी एसिड्स which dissociate 100% in water are called strong acids, right? तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जितने भी होंगे उन सब का अल्फा जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ध्यान देना, यहां पर जब हम एसिड के बारे में बातचीत कर रहे हैं, इट इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द एसिडिक ऑर्डर इन पीरियोडिसिटी और बॉन्डिंग जो हम लोगों ने HI, HBr, HCl वगैरह उनके लिए बातचीत किए हैं। उसके बारे में यहां पर सोचना ही नहीं है, क्योंकि वहां पर जो ट्रेंड है वो ट्रेंड तो प्योर एसिड्स के लिए वैलिड है। यहां पर जो हम बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत हम कर रहे हैं केवल और केवल वीक एसिड्स, केवल और केवल एक्वस मीडियम पे। वहां पर ऑब्वियस सी बात है, पानी पे डालने के बाद एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। रीजन, वाटर जो है वो बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। जैसे ही कैटायंस और एनायंस पैदा होंगे तो कैटायंस और एनायंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से वो सॉल्वेट करेगा, राइट? तो एक बात हम पहले समझ लें, ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में बातचीत हो रही है ये हम वाटर के मीडियम पे कर रहे हैं, और वो सारे एसिड्स जो वाटर में 100% डिसोशिएट होता है, नॉट इन प्योर फॉर्म, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम बहुत सारे ले सकते हैं, HCl, HBr, HI, HNO3, to some extent H2SO4, so on and so forth। तो कोई भी अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है HA, वो 100% टूटेगा as H plus and A minus। no equilibrium exists। इनमें कोई भी इक्विलिब्रियम कहीं पर भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ओके? तो एक कोई अगर पूछे कंपेयर acidic strength in water, compare acidic strength in water, दे दिया HCl, HBr, HI। तो बच्चे अपने पीरियोडिसिटी के नॉलेज यहां पर अप्लाई करना चालू करते हैं और फिर बताते हैं HI greater than HBr greater than HCl। This is absolutely wrong। हम यहां पे वापस याद दिलाना चाहेंगे, हम प्योर फॉर्म में कंपेयर नहीं करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं इन वाटर। HCl, HBr और HI तीनों वाटर में 100% टूटेगा, तो स्ट्रेंथ जो आएगा HCl will be equals to HBr will be equals to HI। हमारा जो स्ट्रेंथ आएगा उसका ऑर्डर ये आएगा, मतलब इन aqueous medium all strong acids are equally strong। अगर एक्वस मीडियम पे है तो जो भी एसिड स्ट्रॉन्ग होगा वो हमारा इक्वली स्ट्रॉन्ग होगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द लेवलिंग
इफेक्ट। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? लेवलिंग इफेक्ट। तो ध्यान देना, हमारा पीरियोडिसिटी में जो भी कंपैरिजन हुआ है वो यहां पर इररिलेवेंट है। यहां पर हम दो ही टाइप के एसिड के बारे में बात करेंगे, एक जो 100% टूटता है और दूसरा जो 100% नहीं टूटता है। तो इसके अंदर आपस में रिलेटिव स्ट्रेंथ का कोई कहानी नहीं है। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो सारे के सारे एक्वस मीडियम पे हमेशा इक्वली स्ट्रॉन्ग होने वाला है, एंड दैट इज कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट। तो अगर 100% टूटेगा तो सिंपल सी बात है, अगर इनिशियली में HA का कंसेंट्रेशन में C मोलर रखता हूं तो ये 100% टूटता हुआ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो आएगा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू C मोलर। तो pH जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस लॉग C टू द बेस ऑफ 10। ये हमारा pH का वैल्यू होगा। एग्जाम्पल, कैलकुलेट pH ऑफ 10 to the power -3 molar HCl। तो HCl का कंसेंट्रेशन कितना है? 10 to the power -3। तो कंसेंट्रेशन ऑफ HCl मेरे पास है 10 to the power -3 मोलर। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो आएगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 10 to the power -3 मोलर। तो pH अगर मैं निकालूंगा तो pH will be equals to minus log 10 to the power -3। तो मेरे पास सिंपल सी बात है, pH कितना आ जाएगा? pH will be equals to 3। ओके, तो ये मेरे पास आ गया 10 to the power -3 मोलर HCl का pH। अच्छा, सबसे पहले हम बातचीत जब चालू करेंगे we will start discussing about only monoprotic acids now, right? अच्छा, मोनोप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं? वो सारे के सारे जो हमें एक ही H प्लस देता है पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल हमें एक ही H प्लस मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल HCl, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम यहां पर सोचे pH जो है वो माइनस लॉग C टू द बेस 10 है, क्या ये चीज हमेशा एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? लेट्स सी। अगर कोई पूछे कैलकुलेट pH ऑफ 10 मोलर HCl। HCl मोनोप्रोटिक है तो ऑब्वियस सी बात है कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा? 10, राइट? तो pH कितना होगा? माइनस लॉग 10 टू द बेस 10 दैट इज इक्वल्स टू -1। बट हम पहले ही डिफाइन किए हैं, जो pH अगर कैलकुलेशन करने के दौरान कहीं पर भी लेस देन 0 आ जाए तो हम उसको 0 मानेंगे, तो हम -1 नहीं मान सकते हैं। तो pH जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो अगर कंसंट्रेशन काफी हाई है तो इन दैट केस हमारा ये वाला डेफिनेशन वैलिड नहीं हो पाएगा। वहां पर हमें pH स्केल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब एक दूसरी चीज मान लेते हैं
ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, कैलकुलेट pH of 10 to the power -7 मोलर HCl। हमारे पास ये वाला आ गया। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा? 10 to the power -7, राइट? और अगर हम इसका pH निकालने जाएं तो pH will be माइनस लॉग, तो सिंपली हमारे पास आएगा pH will be equals to 7, right? Right, but obviously this is wrong, क्योंकि सिंपल सी बात है, HCl is an acid. HCl is an acid, and pH equals to 7 is a neutral. तो सिंपल सी बात है, 10 to the power -7 मोलर HCl का pH 7 तो आ ही नहीं सकता है। टेम्परेचर 25 यहां पे एज्यूम रहेगा, ठीक है, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होगा, तो हमारा pH टेम्परेचर 25 एज्यूम रहेगा। तो HCl एसिड होने के बावजूद pH अगर हमारा 7 आ रहा है, तो सिंपल सा मतलब यह है, जो हम कोई ना कोई एरर तो डेफिनेटली कमिट कर रहे हैं। तो इस वाले पॉइंट पे हमें यह सोचना पड़ेगा, जो अभी तक हम ऐसा क्या गलती कर रहे हैं जिस चीज के ऊपर ना हमने ध्यान दिए हैं, ना हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ी है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला सॉल्यूशन जो है वो तो हमारा डेफिनेटली गलत है, राइट? तो फिर सही क्या है, गलती क्या है इसमें? तो ध्यान दो, H प्लस का एक्चुअल में दोस्तों दो सोर्स है। एक सोर्स तो ऑब्वियस सी बात है फ्रॉम HCl, वो तो डेफिनेटली है ही है, जिसको हम कंसिडर भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ H प्लस और एक सोर्स से भी तो आ सकता है, दैट इज वाटर। अच्छा, प्योर वाटर 10 to the power -7 मोलर के हिसाब से हमें H प्लस देता है। तो जहां पर 10 to the power -3 मोलर HCl है, उसके सामने मैंने वाटर का जो थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन होगा, वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन को डेफिनेटली नेग्लेक्ट कर सकता हूं। 10 to the power -3 के सामने वाटर का जो खुद का कंट्रीब्यूशन है वो डेफिनेटली नेग्लिजिबल है, और pH पे जो बदलाव होगा दैट इज प्रैक्टिकली 0, भूल जाते हैं हम वाटर को। लेकिन जहां पर HCl का खुद का मोलैरिटी ही 10 to the power -7 है, तो वहां पर हम डेफिनेटली वाटर से आता हुआ H प्लस को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, फ्रॉम HCl तो 10 to the power -7 मोलर आया, और वाटर का हमने देखे हैं वो कितना देता है, 10 to the power -7 मोलर। तो दोनों जगह से ही हमारे पास H प्लस आएगा। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो टोटल हमारे पास आएगा, इन दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन दैट इज 2 into 10 to the power -7 मोलर, एंड pH जो आएगा दैट विल बी 7 minus log 2 to the base 10। log 2 का वैल्यू याद रखने का ट्राई करना दोस्तों। log 2 0.3 होता है, log 3 0.48 होता है, और log 5 0.7 होता है। ये तीन वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए।
प्रॉब्लम थोड़ा जल्दी निपट जाएगा। तो pH जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6.7। तो हमने जो पहला करेक्शन का अटेम्प्ट लिए वो ये लिए, जो HCl से आता हुआ H+ इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जो कि हम लोग वाटर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स H+ को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर पाए। तो हमें H+ ना केवल HCl से लेना है, साथ ही साथ हमें जो वाटर से आता हुआ H+ है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने वाटर का जो नॉर्मल डिसोसिएशन लिया, जो कितना होता है 10⁻⁻7 मोलर, तो मैंने वाटर का कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली मैंने उतना ही ले लिया। तो उन दोनों का कंट्रीब्यूशन को ऐड करते हुए मेरे पास जो टोटल H+ का कंट्रीब्यूशन आया दैट केम आउट टू बी 2 × 10⁻⁻7 मोलर। सो pH विल बी 7 - log 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 6.7, जो डेफिनेटली हमारा 7 से कम तो आया है। तो ये हमारा करेक्शन का पहला अटेम्प्ट है। क्या हमने जो यहां पर किए हैं वो सही है या नहीं? अगर हम एक बार थोड़े से ठंडे दिमाग के से सोचे तो हमारा जो करेक्शन का ये दूसरा अटेम्प्ट है, ये दूसरा अटेम्प्ट भी गलत है। क्यों, एक बार हम सोचें। अच्छा, HCl तो कंप्लीटली आयनिक है, वो 100% डिसोशिएट होगा, उसका कंट्रीब्यूशन 10⁻⁻7 मोलर मान लेने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वाटर जो है इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट, और जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आयनिक प्रोडक्ट वाइज है Kw, दैट इज 10⁻⁻14। ध्यान देना H+ इस इक्विलिब्रियम का एक प्रोडक्ट है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम का एक प्रोडक्ट है और उसको मैं बाहर से सप्लाई कर रहा हूं, तो दोस्तों ध्यान देना एक बात पे, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये H+ होगा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से भी आएगा, प्लस खुद का। सो व्हाट वी विल एनकाउंटर, जस्ट जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है हमारा कॉमन रिएजेंट इफेक्ट, तो यहां पर भी हमें जो झेलना पड़ेगा दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, द एक्सटर्नल H+ will drive the equilibrium in backward direction. यहां पर H+ आते ही अकॉर्डिंग टू द ला शातेलिया प्रिंसिपल ये वाला इक्विलिब्रियम जो है वो मेरा बैकवर्ड शिफ्ट मारेगा, और जिस कारण पे जो हमारा वाटर टूट रहा था पहले 10⁻⁻7 मोलर के हिसाब से, ऑब्वियस सी बात है अब वो पहले से कम टूटेगा। यानी हमने जो वाटर का H+ का एस्टिमेशन लिए हैं वो डेफिनेटली ओवर एस्टिमेशन लिए हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विल बी डेफिनेटली लेस देन 10⁻⁻7 मोलर, राइट। तो
यहां पर अब हम एक इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान दें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है पूरा चीज को वापस बेसिक से सॉल्व करने के अलावा। तो हम क्या करेंगे, ये वाले इक्विलिब्रियम में वाटर का जो H+ की तरफ कंट्रीब्यूशन है वो मान लेते हैं x इंटू 10⁻⁻7 मोलर, यानी वाटर से जितना H+ आ रहा है वो आ रहा है x इंटू 10⁻⁻7। एंड ऑब्वियस सी बात है जितना H+ देगा उतना ही हमारा OH- भी आएगा, इन दोनों का ही वाटर का कंट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा। लेकिन जो हमारा H+ है उसका एक दूसरा सोर्स भी है जो कि है HCl, तो H+ का जो टोटल कंसेंट्रेशन होगा दोस्तों ध्यान देना, दैट विल बी x इंटू 10⁻⁻7 ड्यू टू वाटर एंड 10⁻⁻7 फॉर HCl। हम यहां पर गारंटी दे रहे हैं जो हमारा x का जो वैल्यू होगा वो डेफिनेटली 1 से तो कम ही आएगा, यानी हमारा जो pH हमने निकाले थे 6.7, pH 6.7 और 7 के बीच में आएगा, पूरा नेग्लेक्ट करके 7 आ रहा है, 100% का एस्टिमेशन से 6.7 आ रहा है, तो एक्चुअल जो pH है वो इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करना चाहिए। एंड नाउ लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। अच्छा, यहां पर x मान लेने पे प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा टीडियस बनेगा, इसीलिए मैं उस तरीके से सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मेरे पास Kw, राइट? तो मैं क्या लिख सकता हूं, x इंटू 10⁻⁻7 इंटू x+1 इंटू 10⁻⁻7, that is equals to Kw, and that will be equals to 10⁻⁻14। मतलब मेरे पास क्या आएगा, x इंटू x+1 that will be equals to 1, 10⁻⁻14 10⁻⁻14 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस x minus 1 that will be equals to 0। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2। x कैन नॉट बी नेगेटिव इसलिए मैंने माइनस साइन नहीं लिया, ठीक है? तो x मेरे पास आ जाएगा √5 -1/2। यहां पर माइनस को हटाने का कारण समझ में आ गया होगा, ऑब्वियसली x मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता है, राइट? सो हमें प्लस साइन ही यहां पर लेना पड़ेगा। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H+ जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, इट विल बी सिंपली x+1 इंटू 10⁻⁻7 मोलर, that is √5 plus 1/2 into 10⁻⁻7 molar। ओके, नाउ √5 का वैल्यू अगर मैं देखूं, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.2, 2.2 plus 1/2 इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.6। So this is approximately 1.6 into 10⁻⁻7 molar। एंड डेफिनेटली जो हमने बात किए थे 2 into 10⁻⁻7 मोलर, ठीक है, उससे डेफिनेटली कम आना चाहिए था, उतना आया भी है। तो अगर हम देखें ध्यान से, मजाक नहीं है, जो वाटर का कंट्रीब्यूशन आया है वो यहां से अगर हम देखें इट इज 0.6 into 10⁻⁻7। वाटर का डिसोसिएशन 40% से सप्रेस हुआ है, वाटर का जो डिसोसिएशन है वो हमारा 40% से सप्रेस हुआ है। तो pH कितना आएगा, 7 minus log 10 बेस में 1.6। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.6 can be written as 8/5
approximately. Yeah, so it will be 7 minus 3 log 2 plus log 5. log 2 का वैल्यू होता है कितना? 0.3. 3 into 0.3 is 0.9. तो 7 minus 0.9 is basically कितना आ जाएगा हमारे पास? 6.1 and this is 0.7. तो pH will come out to be equals to 6.8. ये हमारे पास pH का वैल्यू आएगा एंड ऑब्वियस सी बात है ये 6.7 और 7 के बीच में आया है। तो बात ये है जो हमें वाटर का H+ का कंट्रीब्यूशन कब लेना है। अच्छा काम करते हैं, इस बारे में बातचीत करने के पहले एक सिंपल चीज निकालते हैं। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन ऑफ H+ ड्यू टू वाटर in 10 to the power minus 5 molar HCl. Okay. Now हम निकालना चाहेंगे जो एक्चुअल में वाटर कितना कंट्रीब्यूट करेगा इस वाले सिनेरियो में। ध्यान देने वाली बात है, प्योर फॉर्म में वो 10 to the power minus 7 मोलर कंट्रीब्यूट करेगा एंड अकॉर्डिंग टू द ला शातेलियर प्रिंसिपल what we have discussed, एक्सटर्नल H+ उसको और ज्यादा सप्रेस करेगा और जो ऑलरेडी 10 to the power minus 7 है वो 10 to the power minus 5 के सामने नेग्लिजिबल है। तो एक बात तो निश्चित है, जो H+ का हमारा कंसेंट्रेशन होगा वो तो नियर अराउंड 10 to the power minus 5 मोलर ही रहने वाला है जो हमारा HCl से आ रहा है। राइट, आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड। अच्छा नाउ एक बात मानते हैं या नहीं, जो वाटर जो खुद टूटेगा वो खुद इक्वल अमाउंट ऑफ H+ एंड OH- देगा। तो उस लॉजिक से मैं बोल सकता हूं या नहीं, H+ कंट्रीब्यूशन of water will be equals to the concentration of OH- in the solution। क्योंकि OH- जो आया है वो तो वाटर से ही आया है और वाटर जितना H+ देगा उतना ही OH- देगा। तो जो मेरा सॉल्यूशन का OH- का कंसेंट्रेशन अब निकलेगा वही वाटर का कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स H+ इन दिस 10 to the power minus 5 molar HCl। ओके, तो ना देखो, एक बात तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं क्योंकि एक्वस मीडियम पे रिएक्शन हो रहा है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH- is equals to 10 to the power minus 14. So now 10 to the power minus 5 into concentration of OH- is equals to 10 to the power minus 14. तो OH- का जो कंसेंट्रेशन आएगा वो आएगा 10 to the power minus 9। राइट, इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, pH प्रैक्टिकली 5 है तो POH प्रैक्टिकली 9 है, तो OH- का कंसेंट्रेशन हमारे पास जो आ जाएगा वो आएगा 10 to the power minus 9 मोलर। ओके, तो 10 to the power minus 5 ही नेग्लिजिबल था, -7 ही नेग्लिजिबल था, 10 to the power minus 9 को तो मैं डेफिनेटली नेग्लेक्ट करने वाला हूं। तो वाटर का जो कंसेंट्रेशन है 10 to the power minus 5 मोलर इज वेरी डाइल्यूट,
उसके रेस्पेक्ट पे भी नेग्लिजिबल है। तो हार्ड एंड फास्ट कोई रूल तो है नहीं, एक टेंटेटिव रूल दिमाग पे सेट कर लेते हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन 10 to the power -6 मोलर। अगर ये केस है तो भूल जाएं एसिड को, सॉरी वाटर को। H2O को हम कंप्लीटली भूल जाते हैं, ठीक है। ऑल H प्लस फ्रॉम एसिड ओनली। जितना भी हमारा H प्लस होगा वो सारे के सारे हमारा एसिड से ही आएगा। तो 10 to the power -6 मोलर के केस में भी हम देख सकते हैं ये 10 to the power -8 मोलर से H प्लस का कंट्रीब्यूशन आएगा, जो डेफिनेटली हमारा काफी ज्यादा कम है। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, अगर कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड लेस देन 10 to the power -8 मोलर हो, यानी एसिड जो है वो हमारा महालल्लू है, तो सिंपल सी बात यह है, नेग्लेक्ट एसिड ऑल H प्लस फ्रॉम वाटर। pH जो आएगा वो सिंपली हमारे पास आएगा 7। और अब जो है, अगर मेरे पास कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड जो है वो मेरा अगर 10 to the power -6 से 10 to the power -8 मोलर के बीच में हो, तो इन दैट केस वी हैव टू कंसिडर H plus from both acid and water। और इस चीज में हम ध्यान रखें, we must not forget to apply common ion effect in water। वाटर का कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली 10 to the power -7 मोलर मत ले लेना। तो विद दिस हम लोगों का जो मोनोप्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड्स का डिस्कशन है वो पूरी तरीके से खत्म होती है। इसके थ्योरी के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स हमें ध्यान देने की जरूरत थी वो सारे के सारे हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। थैंक यू।